स्कूल के पहले दिन छात्रों को उनके नंबर के हिसाब से स्पिरिट बीस्ट दिए गए। क्लास की टॉपर और प्रेसिडेंट ने बिना सोचे एसएसएस रैंक का 9 टेल्ड फीनिक्स चुन लिया। और मैं, जो सबसे आखिरी नंबर पर था, मुझे सिर्फ एस रैंक का एक पोलर बियर मिला। फिर अचानक बर्फ की तबाही आ गई। क्योंकि मैंने अपने भालू से बॉन्ड बना लिया था, मुझे उसकी खास ताकत ठंड सहने की क्षमता मिल गई। लेकिन क्लास प्रेसिडेंट का फीनिक्स बड़ा होने से पहले ही पहले दिन ठंड से मर गया। कठिन ठंड में क्लास प्रेसिडेंट ने बाकी छात्रों के साथ मिलकर मेरे भालू पर हमला किया और मेरे सामने ही उसे पकाकर हॉटपॉट बना लिया। मैं इतना दुखी हुआ कि खून की उल्टी करके वहीं मर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं फिर उसी दिन पर वापस आ गया जब स्पिरिट बीस्ट बांटे जा रहे थे। मैं फिर से अपना भालू लेने ही वाला था, तभी क्लास प्रेसिडेंट अचानक चिल्लाई। वो एक छोटा सा सफेद लोमड़ी का बच्चा पकड़कर मेरे पास आई और बिना कुछ बोले उसे मेरे हाथ में दे दिया। फिर उसने बॉक्स में हाथ डालकर मेरा अकेला छोटा पोलर बियर तुम्हारा है, लोमड़ी तुम्हारी, मुझे भालू चाहिए। पूरी क्लास हैरान रह गई, यहाँ तक कि होमरूम टीचर भी भौहें सिकोड़ने लगे, क्योंकि वो सफ़ेद लोमड़ी पूरे बैच की सबसे दुर्लभ थी। 80% प्राचीन ब्लडलाइन पवित्रता, जबकि मेरा पोलर बियर सिर्फ 20% पवित्रता और लो टियर रैंक का था। टीचर ने लूरवान को अलग ले जाकर कहा, अपने बॉन्डेड बीस्ट को चुनना मजाक नहीं है, ये तुम्हारे पूरे भविष्य की सीमा तय करता है। लूरवान ने होंठ काटे मासूम चेहरे से बोली, शियाओयू को इस लोमड़ी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरे नंबर अच्छे हैं, मैं किसी भी बीस्ट के साथ जल्दी आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन शियाओयू की प्रतिभा औसत है। अगर वो कमजोर भालू के साथ रहा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी, यहाँ तक कि टीचर ने भी सर हिलाकर उसकी तारीफ की। लू रुयान, साधना में सबसे जरूरी चीज दिल की अच्छाई होती है। तुम्हारा दिल बहुत शुद्ध है। भले ही तुम्हारा बीस्ट सबसे अच्छा ना हो, तुम्हारा भविष्य असीमित है। फिर टीचर मेरी तरफ मुड़े और नाराज होकर बोले, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, लू रुयान को धन्यवाद दो। मैंने कुछ पल पलकें झपकाईं और लोमड़ी को वापस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं धन्यवाद, मुझे तो भालू ही पसंद है। लू रुयान की आंखों में घबराहट चमक उठी। उसने भालू को और कसकर पकड़ लिया। शियाओयू, तुम मुझे परखने की जरूरत नहीं है, मैं सच में बदलना चाहती हूँ। मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मैं उसके बिल्कुल पास गया और कहा, मेरा भालू वापस दो। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही किसी चीज ने मेरे दाहिने हाथ को काट लिया। मैंने नीचे देखा, वो छोटा सफेद लोमड़ी का बच्चा था। उसके काटने से मेरे हाथ से चमकता लाल खून निकल आया। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और मेरी त्वचा को चाटने लगी, जिससे अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। उसी पल मेरा उस लोमड़ी के साथ जबरदस्ती बॉन्ड बन गया, और वो भी साधारण नहीं, बल्कि ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, यानी जीवन और मृत्यु तक साथ रहने वाला बंधन। क्लास के लोग मुझे हूट करने लगे। कुछ कह रहे थे कि लोमड़ी वापस ल्यू रुआन को दे दूं, और कुछ जल्दी जल्दी अपने बीस्ट से बॉन्ड बनाने लगे। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही लोमड़ी चक्कर खाकर मेरे हाथों में ही गहरी नींद में सो गई। मैं शर्म से लाल चेहरा लिए बैठा रहा और सबकी बातें सुनता रहा। उन्हें क्या पता था कि मुझे ये लोमड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब जब जबरदस्ती बॉन्ड हो चुका था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे अपना घमंड निगलकर चुपचाप अपनी सीट पर वापस जाना पड़ा। सिर्फ मुझे पता था कि ये कीमती समझी जाने वाली लोमड़ी सिर्फ आधे महीने में बेकार बोझ बन जाएगी। असल में सिर्फ मुझे ही नहीं, ल्यू रुआन को भी ये बात पता थी। जिस पल उसने लोमड़ी छोड़कर भालू के लिए मुझसे लड़ाई की, मुझे समझ आ गया कि वो भी मेरी तरह पुनर्जन्म, रीबॉर्न होकर आई है। हमारी पिछली जिंदगी में ल्यू रुआन ने लोमड़ी ली थी और मुझे वो भालू मिला था जिसे कोई नहीं चाहता था। फिर आधे महीने बाद बर्फ की महाप्रलय आ गई। पूरी दुनिया का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। उच्च ब्लड लाइन वाले बीस्ट जैसे ये सफेद लोमड़ी बड़े होने में ज्यादा समय लेते हैं। इसलिए जब तबाही आई, वो अभी भी एक छोटा बच्चा ही थी और उसी दिन ठंड से मर गई। लेकिन मेरा पोलर बियर, जिसे मैंने ध्यान से पाला था, तब तक किशोरावस्था में पहुंच चुका था। -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में उसकी ठंड सहने की शक्ति की वजह से मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ठंड सहने वाला इंसान बन गया। आगे जारी होगा। पूरी तबाही के दौरान ल्यू रुआन पागल हो गई थी। उसने कई बार मेरे भालू को बहकाने की कोशिश की ताकि वो हमारा बंधन तोड़कर उसका बीस्ट बन जाए, लेकिन भालू ने हर बार मना कर दिया। बार बार ठुकराए जाने के बाद ल्यू रुआन ने एक अफवाह फैला दी कि पोलर बियर का मांस खाने से ठंड सहने की शक्ति मिल जाती है। फिर एक सप्लाई मिशन के दौरान वो कुछ लोगों को लेकर मुझ पर और मेरे भालू पर घात लगाकर हमला कर बैठी। उन्होंने हम दोनों को मार डाला और हमें खाना बना लिया। मैं भारी दिल से उस भालू को देख रहा था। पिछली जिंदगी में हम बहुत करीब थे और अब ल्यू रुआन ने उसे मुझसे छीन लिया था। मुझे ठंड सहने की शक्ति खोने का उतना दुख नहीं था,
लेकिन ये सोचकर दिल टूट रहा था कि मेरा भालू अब लियू रुआन के साथ रहेगा। क्या उसे ठीक से खाना भी मिलेगा? तभी भालू धीरे धीरे मुड़ी और सीधे मेरी तरफ देखने लगी, आंखों में आंखें डालकर। वो छोटा सा भालू जो खिलौने से भी छोटा था, उसने मुझे 2 बार पलक झपकाई। न 1 बार, न 3 बार, सिर्फ 2 बार। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। 2 बार पलक झपकाना हमारी पिछली जिंदगी का एक गुप्त संकेत था। इसका मतलब था, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। वो मुझे बता रही थी कि वो भी मेरी तरह पुनर्जन्म लेकर आई है। मैंने लू रुयान की तरफ देखा और मन ही मन उसे शुभकामनाएं दी। उसे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी। सिर्फ इसीलिए कि कोई भालू बाहर से प्यारा और शांत दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में ऐसा ही हो। मेरी और भालू की आंखें एक पल के लिए मिली, एक खामोश समझौता हुआ। तभी अचानक कुछ गर्म और नरम चीज़ ने मेरी उंगली को पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा। पता चला कि मेरी सुंदर लेकिन बेकार समझी जाने वाली सफ़ेद लोमड़ी जाग चुकी थी। एक तेज़ लेकिन अभी भी बच्चे जैसी नरम आवाज़ सुनाई दी, इंसान। मैंने छोटी लोमड़ी को हल्के से छेड़ा और पूछा, क्या तुम सच में बोल सकती हो? वो हल्के से। लोमड़ी ने घमंडी सी हूं की आवाज निकाली और आलस से मेरी बाहों में लुढ़क गई। मैंने सोचा, इसे सिर्फ व्हाइट फॉक्स नहीं बुलाना चाहिए, मुझे इसे आपकी महारानी कहना चाहिए। तभी उसने गर्व से कहा, मेरा नाम लिंजुआन है, और हाँ, अगर चाहो तो मुझे आपकी महारानी कह सकते हो। मैंने उसके सिर पर हल्की सी चपत मारी और कहा, अरे बच्चे, तुम्हें इतना नाटक करना किसने सिखाया? उधर सामने टीचर बॉन्ड बनाने का तरीका समझाने लगे। उन्होंने बताया कि ज्यादातर स्पिरिट बीस्ट स्वभाव से घमंडी होते हैं, इसलिए इंसानों को ही पहले बॉन्डिंग एरे, जादुई घेरा बनाकर बंधन शुरू करना पड़ता है। मैं हैरान बैठा था। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो कभी यकीन नहीं करता कि इतनी घमंडी व्हाइट फॉक्स ने खुद ही मुझसे जबरदस्ती बॉन्ड बना लिया। मैंने लिंजुआन से पूछा, तुमने खुद से मुझसे बॉन्ड क्यों बनाया? लिंजुआन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, उस लड़की से बदबू आती है। असल में लियू रुआन स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। लड़के हमेशा कहते थे कि उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन लिंजुआन ने साफ कहा, वो लोग अंधे हैं, उन्हें सड़ी हुई आत्मा की बदबू महसूस नहीं होती। मैंने मजाक में पूछा, और मुझसे कैसी खुशबू आती है? वो थोड़ा शर्माते हुए मेरे सीने में मुंह छुपाकर बोली, तुम ठीक हो, थोड़ा मीठे से हो, सच में। तभी मुझे समझ आया कि लिंजुआन ने मुझसे ज़बरदस्ती बॉन्ड क्यों किया। जब केक का टुकड़ा कूड़ेदान में फेंका जाने वाला हो तो वो भागने की कोशिश करता है। मतलब उसे पता था कि अगर वो लियू रुआन के पास रही तो उसका बुरा हाल होने वाला है। कभी कभी जब मैं बोर हो जाता तो उसके कान खींच देता या पेट में उंगली मार देता। इससे लिंजुआन इतनी परेशान हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मुझसे मुंह फेर कर बैठ गई, जैसे कह रही हो, अब बस बहुत हो गया। उसी समय क्लासरूम में लियू रुआन ने सबसे पहले अपना बॉन्डिंग एरे पूरा कर लिया। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान आ गई और उसने मेरे भालू के साथ बॉन्ड शुरू कर दिया। जादुई घेरा धीरे धीरे भालू को चारों तरफ से घेरने लगा। जादुई घेरा तेजी से घूमने लगा, लेकिन भालू ने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और उस एरे में 2 छोटे बदलाव कर दिए। एक सामान्य बराबरी वाला बॉन्ड धीरे धीरे बदलकर मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन इसमें भालू मालिक थी और लियू रुआन उसकी सेवक। ये वही खास एरे था जिसे मैंने और भालू ने पिछली जिंदगी में एक खंडर में ट्रेनिंग के दौरान खोजा था, और अब वो उसी का इस्तेमाल करके लियू रुआन को जाल में फंसा रही थी। जैसे ही बॉन्ड पूरा हुआ, भालू ने मुझे हल्की सी घमंडी मुस्कान के साथ देखा। मैंने चुपके से मेज के नीचे हाथ ले जाकर उसे बड़ा सा थम्स अप दिखाया। सीधे साधे दिखने वाले से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। अचानक मेरे कान के पास एक नाराज आवाज गूंज उठी, तुम बहुत बुरे इंसान हो। मैंने आलस से उसकी नरम गाल को हल्का सा दबाते हुए पूछा, मैं कैसे बुरा हूं? लिंजुआन गुस्से में बोली, तुमने मेरी पूंछ को छुआ। वो और ज्यादा नाराज होती गई, फिर नाटकीय अंदाज में आह भरकर बोली, असल में ये छोटी राजकुमारी जेलसी यानी जलन के मामले में बिल्कुल पागल थी। जब सभी छात्रों का बॉन्ड पूरा हो गया तो होमरूम टीचर ने हर छात्र को कल्टीवेशन संसाधनों का एक पैक दिया। मैंने उसमें से सिर्फ एक टुकड़ा अपने लिए रखा और बाकी सब लिंजुआन को खिला दिया। पूरे 19 टुकड़े उसने ऐसे चट कर लिए जैसे आलू के चिप्स खा रही हो। क्लास से बाहर निकलने से पहले ही मेरा पूरे हफ्ते भर का सामान खत्म हो गया। सब लोग मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे मैं पागल हो गया हूँ। कोई बोला, शायू पागल हो गया है, ये तो पूरे हफ्ते के संसाधन थे और उसने सब एक लोमड़ी को खिला दिए। वे लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या इसे क्लास में कुछ समझ नहीं आया? स्पिरिट बीस्ट धीरे धीरे बढ़ते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी ज़्यादा खाना नहीं देना चाहिए। वे सोच रहे थे कि वो सामान तो लोग आपस में कह रहे थे, क्या वो सामान तुम्हारी अपनी साधना के लिए नहीं था? उस लोमड़ी ने तो उससे बेकारी बॉन्ड किया है। यहां तक कि टीचर ने भी भौं उठाकर चेतावनी दी, कुछ छात्र ध्यान दें,
हर महीने मिलने वाले संसाधन सीमित होते हैं। एक बार खत्म हो गए तो स्कूल अतिरिक्त नहीं देगा। मैंने आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाया। ठीक है टीचर। सच कहूं तो पिछली जिंदगी में भी मैं अपने भालू के साथ काफ़ी उदार था। ज़्यादातर छात्र संसाधन 4-1 के अनुपात में बांटते थे, लेकिन मैं हमेशा 50-50 बांटता था। मेरा मानना था कि साथी बराबरी से हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस बार तो मैं पहले से भी ज़्यादा उदार हो गया था, इतना कि खुद मुझे भी लगा मैं पागल हो गया हूँ। तभी मुझे अचानक याद आया कि लिन जुआन के साथ मेरा बॉन्ड साधारण नहीं बल्कि ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है। साधारण बराबरी वाले बॉन्ड में अगर एक मर जाए तो दूसरे पर असर नहीं पड़ता, लेकिन ब्लड कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। एक मरेगा तो दूसरा भी साथ मरेगा। अगर पिछली बार की तरह बर्फ की तबाही के पहले ही दिन लिन जुआन ठंड से मर गई तो इस बार मैं भी उसके साथ खत्म हो जाऊंगा। इसीलिए अब इस छोटी सी घमंडी राजकुमारी को जिंदा रखना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका था। कुछ देर बाद टीचर ने हमें खुद से साधना करने के लिए छुट्टी दे दी। मैं लिन जुआन को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकल गया। जैसे ही मैं लियू रुआन के पास से गुजरा, वो मेरे सामने आकर धीरे से बोली ताकि सिर्फ मैं ही सुन सकूं। मुझे पता है तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो। इस बार भालू और ठंड से बचने की शक्ति मेरी है। मैं मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, तो उम्मीद है तुम बच जाओ। लू रुयान की आंखों में संतोष की चमक आ गई। वो बोली, भालू के साथ मैं ज़रूर बच जाऊंगी और तुम दोनों पहले ही दिन जमकर मरने का मजा लो। मेरी बाहों में लेटी लिन जुआन ने आलस से एक आंख खोली। मेरी बाहों में बैठी लिन वान ने पहले लू रुयान को ऊपर नीचे देखा, फिर अपना पिछला हिस्सा उठाया और सीधे उसकी तरफ एक जोरदार बदबू वाला गैस बम छोड़ दिया। लू रुयान की शांत और घमंडी छवि तुरंत टूट गई। वो चीख पड़ी और कई कदम पीछे हट गई। वो गुस्से में चिल्लाई, फैंग शाओयू, तुम्हें क्या हो गया है? इस गंदी लोमड़ी को मुझसे दूर रखो। मैं हंस पड़ा, मुड़ा और वहां से चलता बना। लेकिन लिन वान तो जैसे बिना तले का गड्ढा थी। उसे लगातार खाने की जरूरत थी। अब जल्दी से ढेर सारे स्नैक्स, कल्टीवेशन संसाधन ढूंढना सच में बड़ी समस्या बन गया था। चलते चलते मैं उसका फर यूं ही खींच रहा था, तभी अचानक मुझे एक बात याद आई। पिछली जिंदगी में बर्फ की तबाही से ठीक पहले मीडिया ने एक छोटी सी स्पिरिट वेन, आध्यात्मिक खदान का खुलासा किया था। समय के हिसाब से अभी तक किसी को उसका पता नहीं चलना चाहिए था। मैं तुरंत लिन वान को लेकर उस जगह पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि लियू रुआन पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वो एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से थी। मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए उससे मुकाबला करना नामुमकिन था। मैं दूर खड़ा बेबस होकर देखता रहा कैसे लियू रुआन लगभग 20 लोगों को लेकर उस स्पिरिट वेन की खुदाई करवा रही थी। मेरी बाहों में लिन वान गोल होकर बैठी थी और चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स को एक एक करके बाहर निकलते देख रही थी। उसने जोर से लार निगली। मैंने तुरंत उसकी आंखों पर हाथ रख दिया और कहा, मत देखो बच्ची, ये स्नैक्स घटिया क्वालिटी के हैं। मैं तुम्हें इससे भी बेहतर जगह ले जाऊंगा। मैं लिन वान को लेकर वहां से चल पड़ा, हर 3 कदम पर पीछे मुड़कर देखता हुआ। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, बिग ब्रदर फैंग, क्या वो आप हैं? मैं एकदम रुक गया। मैंने मन ही मन कहा, छोटे भालू, अब तुम टेलीपैथी से बात कर सकती हो। उसने जवाब दिया, लियू रुआन ने मुझ पर बहुत खर्च किया। उसने एक सोल अवेकनिंग हर्ब इस्तेमाल की जिससे मैं मानसिक संदेश भेज सकती हूँ। फिर उसने जल्दी से कहा, बिग ब्रदर फैंग, आप लोमड़ी के साथ कहीं सुरक्षित जगह ढूंढकर आराम करो। छोटे भालू की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी, अभी आप कहीं सुरक्षित जगह जाकर आराम करो। जब सारे स्पिरिट स्टोन्स निकल जाएंगे, मैं आपको निजी बात के लिए वापस बुलाऊंगी। मैं अचानक होश में आया और देखा एक बड़ा सुंदर लोमड़ी का चेहरा मुझे शक भरी नज़रों से घूर रहा था। उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी, लेकिन जंगली जानवर की बदबू की जगह एक हल्की साफ खुशबू आ रही थी जिसे मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। तुम क्या कर रहे हो? लिनवान ने मुझे घूरते हुए कहा। मैं हंसकर बोला, अरे इंसान हूँ, ज़रा ध्यान से बात करो बच्चे। लिनवान ने नाक से कुड़ते हुए कहा, मैंने सही कहा, तुम्हारी आत्मा पर भालू की ऊर्जा लगी हुई है। मैंने भौं उठाई और सोचा, इस छोटी लोमड़ी की नाक सच में कुछ भी नहीं छोड़ती। वो आगे बोली, जब एक वाइट फॉक्स किसी से ब्लड बॉन्ड बनाती है तो वो इंसान हमारी पूरी जिंदगी का साथी बन जाता है। तुम उस भालू के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते। मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैंने मजाक में कहा, तुम तो अभी बच्ची हो, तुम्हें पता भी है कि साथी का मतलब क्या होता है? लिनवान ने मेरी तरफ देखा। आंखों में आंसू तो थे लेकिन गिर नहीं रहे थे। फिर उसने अपने पंजों से नाटकीय अंदाज में हवा में तैरने जैसा अभिनय किया, जैसे बहुत दुखी हो। मैं उसका मजाक उड़ाने के लिए अपना चेहरा उसके पास ले गया और सबसे अजीब सा चेहरा बना दिया। तभी अचानक एक गीली सी छोटी नाक मेरे गाल से टकराई।
मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो पीछे हट गई और धीरे से फुसफुसाई, मैंने तुम्हें किस कर लिया, अब तुम मेरे हो, यहाँ कोई और तुम्हें किस नहीं कर सकता। मैं वहीं जड़ हो गया, मेरा मुंह हल्का सा कांप रहा था। मैं सोचने लगा, मुझे तो एक छोटे से लोमड़ी के बच्चे ने ही खेला दिया। मैंने स्पिरिट वेन का काम अपने भालू पर छोड़ दिया, फिर लिनवान को लेकर कार में बैठा और तुरंत नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तब चारों तरफ अंधेरा था। हम किसी सुनसान जगह के बीच में थे, न कोई रोशनी न कोई आवाज़, सिर्फ गहरा सन्नाटा। चारों तरफ काली घनी जंगल थी। तभी मेरे भालू ने टेलीपैथिक संदेश भेजा, बिग ब्रदर फैंग, जल्दी आओ, सब लोग गायब हैं। मैंने जवाब दिया और देखा, लिनवान मुझे सबसे शक भरी नजरों से घूर रही थी। मैं बिना वजह ही अपराध बोध महसूस करने लगा। हम कोई अजीब बात नहीं कर रहे थे, मैंने कहा। लिनवान ने मुंह फेर लिया। मैं सुन नहीं रही, मैं आज तुमसे बात नहीं करूंगी। रात के अंधेरे में मैं लिनवान को अपनी बाहों में लेकर स्पिरिट वेन की ओर चला। जैसा कि भालू ने कहा था, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक कंसीलमेंट एरे, छुपाने वाला जादुई घेरा छोड़ दिया गया था ताकि वेन नजर ना आए। लिनवान साफ तौर पर यह जानना चाह रही थी कि मैं यहां क्यों आया, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो मुझसे बात नहीं करेगी, इसलिए झुंझलाती हुई चुप रही। मैं एरे के चारों तरफ पैदल घूमने लगा। कुछ देर बाद भालू ने एरे को निष्क्रिय किया और अपना सिर बाहर निकाला। बिग ब्रदर फैंग, यहां आओ। लिनवान ने देखा कि भालू मेरी बाहों में सिर निकाल रहा है और तुरंत अपनी दांत दिखाए, भालू को सबसे क्रूर घूर दी जो वो कर सकती थी। मैंने तुरंत उसका मुंह ढक दिया और भालू की ओर माफी भरी मुस्कान भेजी। वो बस थोड़ी मुश्किल है, मैंने सोचा। भालू खुशी खुशी रास्ता दिखाने लगी। कोई बात नहीं बिग ब्रदर फैंग, मेरी तरफ से उसकी सख्ती मत लेना, भालू ने कहा। लेकिन लिनवान की आवाज मेरे दिमाग में फट पड़ी। मुझे छोड़ो, मैं उसे काटने वाली हूं, आज मैं काटूंगी। श्याओयू, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अभी भी जिंदा हूं। जानती हो किस तरह का लड़का किसी के पीछे छुपता है? मुझे छोड़ो, मैं उसे खत्म करने वाली हूं। मैंने भालू की हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा देखी जो लिनवान के चारों ओर फैल रही थी। फिर मैंने बस छोड़ दिया, लिनवान को सीधे जमीन पर गिरा दिया। लिनवान जमीन पर गिरी और पलटी, मुझे अविश्वास भरी निगाहों से घूरते हुए। वो सच में नहीं सोच रही थी कि मैं उसे छोड़ दूंगा। वो लगभग 0.008 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भालू की ओर दौड़ी, हर तीसरे कदम पर पीछे देखती। चौथे बार मेरी तरफ देखते हुए उसने मेरी आंखों में सीधा देखा, तुम मुझे रोकने भी नहीं वाले। मैंने भालू की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर जांचा। वो पूरे दोपहर में लगातार स्नैक्स खा रही थी। उसकी ऊर्जा लिनवान से कम 50 गुना ज्यादा थी। सच कहूं, यह कहना मुश्किल था कि कौन किसे हराएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ कोशिश करो, अगर तुम उसे हरा देती हो तो मेरे दिल में केवल एक ही व्यक्ति बचा रहेगा। लिनवान के पंजे नर्वस होकर हिल रहे थे। उसका मन थोड़ी देर के लिए बहक गया, लेकिन उसने भालू की ऊर्जा देखी जो सीधे खतरे की चेतावनी दे रही थी और धीरे धीरे मेरे पैरों के पास लौट आई, थोड़ी झुकी हुई और हिचकिचाती हुई। वो बोली, ठीक है, इस बार तुमने सही तरीके से माफी मांगी, मैं तुम दोनों को फ्लर्टिंग के लिए माफ कर दूंगी, लेकिन फिर कभी ऐसा मत करना, लिनवान ने चेतावनी दी। भालू ने स्पिरिट स्टोन्स को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक छोटा सा ढेर खुद के लिए, एक थोड़ा बड़ा ढेर और एक भारी पहाड़ जैसा ढेर। भालू ने कहा, बिग ब्रदर फैंग, मुझे बस यही चाहिए। लिनवान की आंखें हरी आग जैसी चमक उठीं और वो उस विशाल ढेर को घूर रही थी। भालू ने छोटे ढेर की तरफ इशारा किया, बिग ब्रदर फैंग, तुम्हारी साधना के लिए बस इतना ही काफी है। फिर विशाल ढेर की ओर इशारा किया, बाकी सब सिस के लिए है। मैंने बीच में हस्तक्षेप किया, रुको इंसान, मुझे लगता है कि उसे तुम पसंद नहीं करते, वो मुझे पसंद करती है। मैंने उसकी माथे पर हल्की सी चपत मारी और कहा, तुम्हारा पूरा दिमाग सिर्फ रोमांस में उलझा है, तुम्हारे लिए सब कुछ एक प्रेम कहानी है। लिनवान अभी भी पूरी तरह समझी नहीं थी। जब तक मैंने धीरे से कहा, फिर भी उन स्नैक्स चाहिए, वो तुरंत चुप हो गई। मैं भालू की ओर चिंतित नजरों से देखा। मैंने तो पूरा सामान खाली कर दिया, क्या लू रुयान तुम्हें इसके लिए नुकसान पहुंचाएगी?